हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम को अब कुछ ही दिन रह गए हैं। और अगर आपका केमिस्ट्री का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हुआ है तो बहुत बड़ी बात है। और अगर आपका केमिस्ट्री का प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुआ है और आप ये सोच रहे हैं कि मुझे आईएमपी का लिस्ट चाहिए, तो आज इस वीडियो में यही चीज आपसे शेयर करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक इसको देखना, सारे के सारे पार्ट 1 के थ्योरी और न्यूमेरिकल के आईएमपी इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो का लाइक टारगेट हम लोग रख रहे हैं 500 लाइक्स। अगर हम 500 लाइक्स तक पहुंच जाते हैं तो हम पार्ट 2 भी इसी तरह से लेके आएंगे। तो जो भी स्टूडेंट यहां पे देख रहा है, पूछ लो अपने आप से कि क्या इस वीडियो से फायदा होने वाला है। अगर हाँ, तो फिर आपको इस वीडियो को लाइक करना है। और इस वीडियो के अंदर मैं हर एक क्वेश्चन के अंदर बताऊंगा कि आप किसको ऐसे अच्छे तरह से प्रिपेयर करेंगे। मैं उसको थोड़ा सा शॉर्ट रखने का ट्राई करूंगा, पर पार्ट 1 के सारे क्वेश्चंस जो है उसके आईएमपी आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 1 ऑब्वियसली। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो किस किस तरह से है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक इफेक्ट्स आर शोन बाय ZNS एंड AGBR। किस तरह के डिफेक्ट्स है, वो डिफेक्ट्स आपको एक्सप्लेन भी करने पूछ सकते हैं। आयनिक सॉलिड्स which have the anionic valencies due to the metal excess develop color, explain this। जानते हैं आप क्या होता है। कैलकुलेट द एफिशिएंसी विद सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर या फिर फेस सेंटर, इसमें आपको पूछ सकते हैं कि क्या मतलब किस तरह से कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट इज कि भाई शॉर्ट की डिफेक्ट, फ्रेंकल, इंटरस्टिशियल, एफ सेंटर समझाओ, फेरो, पैरा, फेरी एंड एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, ये एक्सप्लेन करो। चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 2 क्या कह रहा है? हेनरीज लॉ एंड उसके इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। हेनरीज लॉ क्या कहता है, उसके एप्लीकेशंस आपको समझाना है। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल हमने लिया है, आगे भी हम लोग काफी सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। सो नंबर ऑफ गैसेस, मेजर कंपोनेंट्स आर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन विद अप्रॉक्सिमेट परसेंटेज व्हिच इज दिस। The water is in equilibrium with a pressure at 10 atmosphere. If the Henry's law constant for oxygen and nitrogen is this, then calculate the composition of this gas into water। मतलब कि वाटर के अंदर कितना वो डिसॉल्व होने वाला है, दोनों का मोल फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करना है। हेनरीज लॉ अप्लाई करना। राइट द केमिस्ट्री ऑफ रिचार्जिंग द लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज सेल जो है उसको कैसे रिचार्ज कर सकते हैं, उसको समझाओ आप। हाईलाइटिंग द मटेरियल्स दैट आर इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग द रिचार्जिंग, आपको समझाना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Define conductivity and molar conductivity for the solution of an electrolyte. Discuss their variation with concentration। मतलब कि lambda m किस तरह से चेंज होगा। What is the effect of temperature on the rate constant of a reaction? How can this affect the temperature? अभी आपको पता है आर्हेनियस इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आर्हेनियस इक्वेशन आपको समझाना है यहाँ पे। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सो डिस्टिंग्विश बिटवीन द मीनिंग इन द टर्म्स ऑफ एडसॉर्प्शन एंड अब्सॉर्प्शन। क्या होता है एडसॉर्प्शन, क्या होता है एब्सॉर्प्शन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सरफेस के ऊपर जो होता है वो एडसॉर्प्शन है, सरफेस के अंदर जो होता है वो अब्सॉर्प्शन है। What is the difference between the physisorption and chemisorption? Physisorption physical adsorption, chemisorption chemical adsorption। उसके बीच का पूरा एक टेबल टेक्स्ट बुक के अंदर दिया है, मस्त तरीके से आपको पढ़ना है। What is the adsorption isotherm? दो तरह के, फ्रूनलिच और लैंगम्यूर। वेरी गुड। सो what are the lyophilic and lyophobic? ये डिफरेंसेस काफी ज्यादा है। लायोफिलिक लायोफोबिक डिफरेंस, ये फिजिकल केमिकल, और ये आपका दिख रहा है कि एडसॉर्प्शन एब्सॉर्प्शन। How are the colloids are classified? colloids के तीन तरह की क्लासिफिकेशन तुम जानते हो। बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट, वो जो टेबल है उसमें से क्वेश्चन अच्छे से आ सकते हैं। नेचर ऑफ डिस्पर्स फेस, मतलब कि आप जानते हैं कि कैसा है, लायोफिलिक है, लायोफोबिक है। एंड इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। चलिए, ये यहाँ पे मल्टी मॉलिकुलर, मैक्रो मॉलिकुलर, ये इसके अंदर आएगा। और यहाँ पे इंटरेक्शन लायोफिलिक लायोफोबिक। एक्सप्लेन व्हाट इज ऑब्जर्व, क्या देखता है, आपको देखना जरूरी है। अ बीम ऑफ लाइट इज पास टू द कोलॉइडल सॉल, उसमें पास होते क्या दिखता है। एन इलेक्ट्रोलाइट NaCl इज एडेड टू द हाइड्रेटेड फेरिक हाइड्रोक्साइड, है ना, क्या होगा, कोएगुलेशन होगा, पता है आपको। इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कोलॉइडल सॉल, इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो क्या होगा, फोरेसिस होगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस, पता है आपको। हाँ, तो ये समझना है आपको और इसको प्रिपेयर करना है। अच्छे आईएमपी क्वेश्चंस इस बार के लिए आपको दे रहे हैं। What are emulsions? क्या होते हैं emulsions? Liquid and liquid, जब एक दूसरे के साथ कोलॉइड बनाएंगे उसे हम कहेंगे emulsions। What are the different types? Give an example of each of this। What do you mean by activity and selectivity? Activity किसे कहते हैं, selectivity किसे कह सकते हैं, ठीक है ना। एक्टिव कैटलिस्ट और सिलेक्टिव कैटलिस्ट, दोनों में फर्क समझना है। एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल है। एक्टिविटी का मतलब होता है कि कैटलिस्ट एक्टिव है, ग्रुप 5 से ग्रुप 11, एडसॉर्प्शन होगा, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगा, एंड डिसॉर्प्शन होगा, दैट इज एक्टिविटी। सिलेक्टिविटी, कैटलिस्ट जो है वो चेंज करेंगे तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, यू नो दैट, राइट, दैट इज देयर।
एक्सप्लेन इलेक्ट्रोफोरेसिस, कोएगुलेशन, डायलिसिस, टिंडल इफेक्ट। ये 2 मार्क्स में हो सकता है, सिंगल क्वेश्चन। और मुझे लगता है कि इसमें से काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी जनरेट हो जाएंगे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आपको देखो हमेशा याद रखना है, जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो ये जानना जरूरी है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो पहले करना है। ये 4 यूजेस ऑफ इमल्शन, ठीक है। पेप्टाइजेशन अगेन इंपॉर्टेंट। ब्रेडिग आर्क मेथड डायग्राम देखा है तुमने, वेरी इंपॉर्टेंट। हार्डी एंड शुल्ज रूल, हार्डी एंड शुल्ज कोएगुलेशन के लिए उन्होंने रूल्स बनाए, 2 रूल है। जीटा पोटेंशियल, एमसीक्यू अच्छा है ना। इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, राइट। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लीचिंग इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम में 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप लीचिंग होता है और उसके बाद जो है हम अप्लाई करते हैं हॉल हेराल्ड प्रोसेस, ठीक है। सो लीचिंग किसके साथ होता है, आप जो भी आपको समझ में ना आए आप कमेंट में डाल देना, मैं इसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा इन ब्रीफ। कमेंट के अंदर अगर आपको क्वेश्चन में डाउट हो तो फटाफट बता देना ये सर ये कहां से आ गया। बाकी तो आपके पास टेक्स्ट बुक है, उसमें से आप ढूंढ लेंगे। सजेस्ट अ कंडीशन अंडर विच द मैग्नीशियम कुड रिड्यूस एल्यूमिना। मैग्नीशियम एल्यूमिना को कब रिड्यूस कर सकता है? अब ये कहां मिलेगा आपको कमेंट में बताना है, कौन से ग्राफ में मिलेगा। एक ही ग्राफ है चैप्टर में। The reaction, this one, is thermodynamically feasible as it is apparent from the Gibbs free energy value. Why does it not take place at room temperature? ये रूम टेम्परेचर पे क्यों नहीं हो रहा है? बहुत बढ़िया। ये भी हॉल हेराल्ड, सॉरी ये भी हमारे ग्राफ के ऊपर डिपेंडेंट है। यस और नो? कौन सा वाला ग्राफ है? कमेंट में बताओ। कॉपर कैन बी एक्सट्रैक्टेड, याद आया? कॉपर कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द हाइड्रोमेटलर्जी बट नॉट जिंक। भाई कॉपर का हाइड्रोमेटलर्जी मतलब पानी के साथ रिएक्शन करके कर सकते हैं, जिंक का नहीं कर सकते। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, कॉपर का इलेक्ट्रोलाइसिस आसानी से हो जाएगा, कॉपर जमा हो जाएगा। हाँ याद आया ये? हाँ लिखो चैट बॉक्स में एलिंगहम डायग्राम। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ डिप्रेसेंट इन द फ्रोथ रोटेशन प्रोसेस? इसमें से एमसीक्यू छोटे क्वेश्चन छोटे छोटे बहुत सारे। तो फ्रोथ रोटेशन प्रोसेस, सल्फाइड ओर है, हम लोग ऑयल डालेंगे, फिर एयर डालेंगे, पास करेंगे पानी के साथ और फिर फ्रोथ बनेगा, ठीक है। जोन रिफाइनिंग प्रोसेस, यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है। चैप्टर 1, 2, 3 में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी है, 4 में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी है, वो इस वीडियो के एंड पार्ट में आएंगे, हाफ पार्ट में। जोन रिफाइनिंग क्या है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या है, नेम द कॉमन एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एनोड मड एंड इलेक्ट्रोफाइलिक रिफाइनिंग। क्या होता है? गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम होता है। Write down the reaction taking place in different zones in the blast furnace. अब ये जो blast furnace है उसका tall furnace, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग चीजें होती है। Write the chemical reactions taking place in the extraction of zinc from zinc blend, मतलब कि ZnS में से zinc चाहिए आपको। Role of silica in the metallurgy of copper. Outline the principles of refining by the following methods. ये zone refining once again very important, electrolytic refining and vapor phase refining, ठीक है। Now, 36th number, fluorine exhibits only -1 oxidation state, whereas the other halogens make +1, +3, +5, +7 oxidation state. Why? भाई एक ही तो है प्रॉपर्टी उसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, ठीक है ना, हेलोजन फ्लोरीन। राइट द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF4 एंड XeF6, ठीक है, रिएक्शन है XeF4 प्लस H2O करेंगे, XeF6 प्लस H2O करेंगे, इसके 2 रिएक्शन, इसका एक ही रिएक्शन है। राइट द इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ XeF2, XeF4, XeF6। आपको पता है 3 अलग अलग टेम्परेचर, 3 अलग अलग प्रेशर पे आपको जेनॉन प्लस फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करके जेनॉन डाइफ्लोराइड, टेट्रा और हेक्सा मिलेगा। व्हाट आर द इंटर हेलोजन कंपाउंड, एक्सप्लेन इन डिटेल। अच्छा, XX डैश 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, तो आपको बनाना है बराबर, इन डिटेल बोला है तो प्रिपरेशन भी आपको लिखना है, थोड़े से प्रॉपर्टीज भी लिखना है और थोड़े से यूजेस भी लिखने हैं, डिपेंड्स कितने मार्क्स में। Write the reaction of Cl2 with cold and dilute NaOH, hot and concentrated NaOH, ठीक है। NaCl बनेगा, NaOCl बनेगा, दूसरे में NaCl बनेगा, NaClO3 बनेगा, याद है तुम्हें? हाइपोक्लोराइड, क्लोराइड, क्लोराइड और क्लोराइड। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स H2SO4, H2S2O8, H2S2O7। मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चंस है ना वो स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं तो आएंगे ही आएंगे, मतलब सल्फर या फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स तो आएंगे ही आएंगे। Give the difference between monoclinic sulfur and rhombic sulfur. Okay. Give oxidation state of these components and draw the structure. कहा वैसे सल्फर और फॉस्फोरस इंपॉर्टेंट। कॉपर का वैल्यू पॉजिटिव है, व्हाट इज द पॉसिबल रीजन फॉर दिस? उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव क्यों है, ये हमने बताया था, डी ब्लॉक। हाँ, गिविंग रीजंस, ट्रांजिशन मेटल्स
एंड मेनी अदर कंपाउंड्स शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। क्यों ऐसा होता है? एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन, सॉलिड में से गैस बनाना है तो उसका वैल्यू क्यों हाई है? ट्रांजिशन मेटल्स आर जनरली कलर्ड कंपाउंड्स। क्यों बनाते हैं कलर्ड कंपाउंड्स, ये आपको समझना है। ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर मेनी कंपाउंड्स एक्ट एज अ गुड कैटलिस्ट। व्हाई आर दे एक्टिंग एज अ ग्रेट कैटलिस्ट? नेक्स्ट है व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। पता है आपको, बड़े बड़े एटम्स के बीच में छोटे छोटे हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन बोरॉन घुस जाते हैं और मिलता है आपको क्या? इंटरस्टिशियल हाइड्राइड कार्बाइड नाइट्राइड बोराइड। ओके, देखो जब भी आप बोर्ड की एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हैं, हमेशा याद रखो कि आपको पूरा टेक्स्ट बुक नहीं आता, फिर भी आपके 100% आ सकते हैं। आई एम, है ना, 100% श्योर ऑन दिस। और इस बार के लिए तो और ज्यादा। आपको 100% टेक्स्ट बुक आना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको पता होना जरूरी है वो इंपॉर्टेंट 50-60% का नॉलेज। कुछ तो फिलर्स है, पर मेन जो टॉपिक है वो आपको सारे पता होने चाहिए। यू हैव टू बी इंटेलिजेंट, not cramming up everything, right? Describe the preparation of potassium dichromate and potassium iron chromate ore. What is the effect of increasing pH? ठीक है, K2Cr2O7 बनाने का जो प्रोसेस है वो, और उसमें pH का रोल। डाइक्रोमेट में से Cr+3 बनेगा या बैक बनेगा, डिपेंड करता है pH के ऊपर। Okay, describe the oxidizing action of potassium dichromate and write the ionic equations with iodide, iron, right? Iron 2 solution and H2S. इनके साथ उसका रिएक्शन आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। Describe the preparation of potassium permanganate. How does acidified KMnO4 reacts with this and okay. So again KMnO4 का preparation और उसके रिएक्शंस के ऊपर फोकस किया गया। मेरे हिसाब से ये दो मोस्ट एमपी क्वेश्चंस है डी ब्लॉक के, राइट? K2Cr27 एंड KMnO4, इसलिए यहां पे हमने लिया इसको। कंपेयर द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स विद द लेंथेनॉइड्स। किस तरह से अलग है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में भी इसको बहुत अच्छे से बताया गया है कि व्हाई देयर इज अ डिफरेंस, क्यों डिफरेंस है भाई। हाँ, तो वो डिफरेंस समझना है। हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ऑफ द D4 species Cr+2 is strongly reducing while Mn+3 is strongly oxidizing? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सा सवाल है। दोनों में आपको D5 का ध्यान रखना है। D5 Cobalt+2 is stable in aqueous solution, but in the presence of complexing agents it is easily oxidized. पानी में तो स्टेबल है Cobalt+2, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्सिंग कंपोनेंट है तो तुरंत वो क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देना है आपको। D1 configuration is very unstable. क्यों अनस्टेबल है? सबको पता है भाई, कूद के आगे चला जाएगा, अनस्टेबल है। D0 स्टेबल है। गिव एग्जांपल, सजेस्ट द रीजंस। क्या क्या कह रहे हैं भाई? लोएस्ट ऑक्सीडेशन, लोएस्ट ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज बेसिक, राइट? द हाईएस्ट आर एम्फोटेरिक और एसिडिक इन नेचर। लो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्यों वो बेसिक है, जबकि हायर में क्या है? एम्फोटेरिक है। क्यों? एक्सप्लेन करना। Transition metal exhibits the highest oxidation state in oxides and fluorides. Negativity, electronegativity. Highest oxidation state is exhibited by oxoanions. Oxoanions, OF4, OF3, OF5. इसके आईपीएससी नेम लिखने हैं। बहुत बढ़िया, मेरे हिसाब से बहुत सही सवाल है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम में आपको 2 मार्क्स तो मिलने ही चाहिए, क्योंकि इतना मेहनत करते हैं आप, तो आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर को एकदम पक्का करके रखना है, और पक्का आपने कर ही दिया। मेरे मतलब मैं विश्वास करता हूँ 90% लोगों ने कर दिया होगा, तो वो तो पूछना ही चाहिए। 2 मार्क में मेरे हिसाब से ये आना चाहिए। सो राइट, सो या तो कॉम्प्लेक्स में से नाम पूछ ले या नाम पे से कॉम्प्लेक्स पूछ ले, ठीक है। नेक्स्ट, ये अगेन आईपीएससी नेम्स कुछ मेरे फेवरेट मैंने यहाँ पे रखे हैं। Why geometrical isomerism is not possible in tetrahedral complex having 2 different types of unidentate ligand? क्यों नहीं पॉसिबल है? ज्योमेट्री के लिए क्या जरूरी होता है? हिंडर्ड रोटेशन जरूरी होता है। आउट ऑफ द फॉलोइंग 2 कोऑर्डिनेशन एंटिटीज व्हिच इज कायरल? कौन सा कायरल है भाई? कौन सा कायरल है? इंडिकेट द टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स। ओके, explain on the basis of valence bond theory NiCN4-2 with the square planar structure is diamagnetic and NiCl4 tetrahedral with paramagnetic। क्या एक्सप्लेन करेंगे इसमें? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अगर आपका अभी जाने का मन कर रहा है, इस वीडियो को छोड़ने का मन कर रहा है, तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको लग रहा है सर इतने सारे क्वेश्चंस एक साथ दिमाग में, एक बार समझ लो इसको, एक बार समझ लो इसको, ठीक है। अगर ये क्वेश्चंस कर दिए, मेरा दावा है भाई आपका कॉन्फिडेंस आसमान को छू जाए, राइट? अगर ये नहीं आता तो ये किए बिना तो जाना ही मत बोर्ड एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट, ड्रॉ द फिगर टू शो द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल, दोनों पूछ सकते हैं।
एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, मेरा फेवरेट सवाल है। मेटल कार्बोनिल जो है उसमें सिग्मा और पाई कैसे बनता है ना, मजा आएगा। लिखना कमेंट के अंदर सिग्मा, और कुछ भी लिखो कमेंट के अंदर, सिग्मा और पाई कैसे बनता है भाई। ये जिसको आता है ना वो टैलेंटेड बंदा है। चलिए, discuss briefly by giving example in each case of the role of coordination compound, biological system, analytical chemistry, medicinal chemistry, extraction metallurgy, कहाँ यूज होता है। ओके, एक्सप्लेन नाइट्रोजन, ये थोड़े से पी ब्लॉक के वापस। अमोनिया, ये मेरे फेवरेट में, एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फीन, बहुत बढ़िया। ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, भाई पूछ ही रहे हैं और पूछेंगे भी, है ना, काफी साल से पूछ रहे हैं और पूछेंगे भी। Oxo acids of halogen, reactions of halogen, explain variation of atomic size and ionic size in transition element, मतलब कि atomic radius कैसे कम होगा, कैसे बढ़ेगा, ionization enthalpy and oxidation state, transition level पे। ठीक है, अब आते हैं न्यूमेरिकल्स की ओर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, सारे के सारे चैप्टर्स की थियरी करने के बाद अब हम आ रहे हैं न्यूमेरिकल्स की ओर। मैं सिर्फ बता रहा हूं कौन से तरह के न्यूमेरिकल है, टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल एवरीवन, पॉइंट समझो। न्यूमेरिकल तुमने एक बार देखा, तुम्हें याद आ गया ना कि कौन सा मेथड है, हाँ, तो काम हो जाएगा। चलो, नंबर 1, ये पहले है, एड एलिमेंट्स ऑफ बी मेक HCP लैटिस, 2/3 टेट्राहेड्रल, वी नो किस तरह से पूरा करना है। HCP और CCP में फर्क क्या होता है पता है आपको? HCP में कितने एटम होते हैं? 6 एटम होते हैं, और CCP में कितने होते हैं? 4 होते हैं। उस हिसाब से आपको करना है। एलिमेंट एज BCC, तो ये डेंसिटी वाला फॉर्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल टू Zm/A³ Na। X-ray diffraction study show that the copper crystallizes in FCC, again same, तो डेंसिटी वाला फॉर्मूला। A compound is formed by 2 elements M and N, very good। Element with a molar mass, again density, यहाँ पे 10⁻³ होना चाहिए, ये 10⁻³ होगा, ध्यान रखना। ये 103 नहीं है, 10⁻³ है। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। अगर आप इस PDF में से जो क्वेश्चंस है उसको अच्छे से लिख के प्रिपेयर करना चाहते हैं, है ना, तो बहुत मजा आएगा आपको। आप मेरे मानने से इतना आपने कर लिया, पार्ट 1 का 70% तो डन है भाई यार। 100 मार्क्स का एग्जाम लेना पार्ट 1 का, तो आपके 70 मार्क्स तो मिनिमम आने चाहिए इसी के अंदर से, यही बोल रहा हूं मैं कब से। चलिए, सिल्वर क्रिस्टलाइजेज इन FCC, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर, मतलब M ढूंढना है। नियोबियम क्रिस्टलाइजेज इन बॉडी सेंटर स्ट्रक्चर, अगेन डेंसिटी। सो आप देख रहे हैं कितने सारे डेंसिटी के क्वेश्चंस हमने दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आपको हमेशा याद रखना है कि अगर डेंसिटी का फॉर्मूला मुझे नहीं आता तो मुझे उसके न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। Zm/A³ Na कहां से कहां अप्लाई करना है तुम्हें पता होना चाहिए। एनालिसिस शोज दैट निकल हैज दिस फॉर्मूला, ठीक है, मैंने शॉर्टकट भी सिखाया हुआ है। ठीक है, निकल +2 निकल +3, तो निकल +3 शॉर्टकट बता दूं मैं आपको। अगर आपको निकल +3 आयंस है ना, बराबर, उसका फ्रैक्शन पूछा है तो क्या करो, ये जो आपको 98 दिया है, 98 में 100 में से सब्सट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा? 2 आएगा। 2 आएगा, उसको डबल करो, मतलब कि 4 कैसे आया, समझ में आया? 98 100 में से सब्सट्रैक्ट किया, 2 मिला, मल्टीप्लाई बाय 2 किया, 4 आया, डिवाइड बाय 98, ये आ गया आपका +3 का फ्रैक्शन। खत्म, टाटा बाय बाय, चकाचक। ओके, दूसरे का होगा 94/98। फेरिक ऑक्साइड, तो 2 आउट ऑफ एवरी 3, मतलब 2/3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ठीक है, गोल्ड FCC में है। एज लेंथ ऑफ द साइड कितना होगा? ठीक है, आपको एटॉमिक रेडियस दे दिया, R दे दिया, A पूछा है। NaCl, अच्छा क्वेश्चन है, 10⁻³ मोल परसेंटेज SrCl2, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसीज, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। तो आपको 100 के हिसाब से करना है, 100 के हिसाब से 10⁻³, तो 1 के हिसाब से कितना? 1 मोल के हिसाब से उतने आ जाए आपके SrCl2। जितनी जगह पे SrCl2 है वो तो Na की जगह पे आए, तो Na की दूसरी जगह उतनी खाली होगी, क्योंकि 2 चार्ज को बैलेंस कर रहा है, लेकिन है तो एक ही एंटिटी ना, तो 2 होल है, एक में Sr चला जाएगा, जितने जगह पे Sr जा रहा है उतने ही होल होंगे। सो सिंपल। चलिए, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस, ओके, एंड कैलकुलेट द मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, टेक्स्ट बुक का ही न्यूमेरिकल है, Ki का पोटेशियम आयोडाइड। बढ़िया। नेक्स्ट वन,
N2 गैस इज बबल्ड थ्रू, तो हाउ मेनी मिलीमोल्स, मतलब हेनरीज लॉ की बात कर रहे हैं, हमें x2 पे से n मतलब के मोल ढूंढने, मोल पे से मिलीमोल ढूंढने। हेनरीज लॉ कांस्टेंट दे दिया है, ठीक है। वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन इतना है, अच्छा नॉन वोलेटाइल डाला है तो फॉर्मूला होगा P1 इज इक्वल टू P10 इंटू x1। जब भी न्यूमेरिकल करने बैठे, जब भी आप न्यूमेरिकल करने बैठे, हमेशा याद रखना है फर्स्ट फॉर्मूला, देन वैल्यूज एंड देन कैलकुलेशन। इस सीक्वेंस में आपको हमेशा याद रखना है, पहले फॉर्मूला ही आता है। तो न्यूमेरिकल देख के अगर तुम्हें फॉर्मूला पता चल रहा है तो उसके बाद वैल्यूज को पुट करो, सजा दो टेबल के ऊपर, मतलब के पेपर के ऊपर, और वहां पे चेक करो कि कौन सा मिसिंग है, दैट्स इट, देन गो फॉर द कैलकुलेशन। आप क्या करते हैं, लोचा मारते हैं। लोचा क्यों मारते हैं, पहले जो एक वैल्यू उसके ऊपर फोकस करते हैं कि इसका इक्वेशन कौन सा है, समझे आप, कि ये कहाँ मैं पुट करूं। पहले तो फॉर्मूला डिसाइड करो, कि एक फ्रेमवर्क बनाओ कि पहले ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, है ना, 2 स्टेप या 3 स्टेप। 18 ग्राम ग्लूकोज पानी में डाला, व्हाट टेम्परेचर विल बॉईल, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन की बात कर रहे हैं। पानी का अगर केबी और केएफ ना दिया हो तो पानी का केबी होता है 0.52 और पानी का केएफ होता है 1.86, याद रखना है आपको, ठीक है। 45 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल 600 ग्राम, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ओके नॉन वोलेटाइल वाला ही है, स्कॉर्बिक एसिड है, और मेल्टिंग पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इज फ्रीजिंग पॉइंट, तो डेल्टा टीएफ आपको दे दिया, ठीक है। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट आ गया, बढ़िया 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 क्वेश्चन। वांट ऑफ फैक्टर डिसोसिएशन कांस्टेंट, वांट ऑफ फैक्टर कैसे ढूंढेंगे, आपका इक्वेशन जो होगा ना, जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, उसके राइट साइड पे आपको आई मल्टीप्लाई कर देना है, इतना तो याद होगा ही आपको, है ना। अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर भाई क्लोरोफॉर्म है, बढ़िया। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विद द सॉल्यूशन ऑफ पीएच इज इक्वल टू 10, पीएच का वैल्यू क्या है, 10 है। कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल, ये रिएक्शन है और इसमें से क्या हो जाएगा, ईएमएफ हो जाएगा। चलिए, which of the following reaction, okay, ये रहा रिएक्शन, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्ट, ओके नाउ गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ये तो आपको सॉल्व कर ही लेना है, कर ही लेना है, समझ लो ध्यान से। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी फील्ड विद 0.1 मोलर सॉल्यूशन 100 ओम है, तो कैलकुलेट द कंडक्टिविटी इन मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ द केसीएल सॉल्यूशन इज दिस, ठीक है। लैम्बडा 0 एम, कॉन्सेंट्रेशन दिया है आपको, कप्पा दिया है, कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब कि आपको क्या डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है एसिड का, के ए, पहले अल्फा मिलेगा, अल्फा क्या है, ऐसे मिलेगा, अल्फा मिलेगा, अल्फा इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन लैम्बडा इंफिनिटी, और फिर उसके ऊपर से इक्वेशन आएगा के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा, बढ़िया। Consider this reaction. What is the quantity of electricity required for 1 mole? Question already 3-4 जगह पे पूछा जा चुका है, तो इसलिए हमने यहाँ पे दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी, ये भी उसी सिमिलर कैटेगरी का क्वेश्चन है। How much charge is required for this reaction? कितना है, Al+3 3 फैरेडे, Cu+2 2 फैरेडे, इधर कितना 5 फैरेडे रिक्वायर्ड है। चलिए, ये 3 आपको दिए हैं। स्टेडी करंट कितना, कॉपर कितना, जिंक। इलेक्ट्रोलाइसिस भाई एक एक स्टेप में आंसर आ सकता है, सिंगल स्टेप में आंसर आ सकता है, आपको अगर इक्वेशन याद हो तो। यहाँ पे न्यूमेरिकल है, ऑब्वियसली आपको करना है तामझाम, पहले लेफ्ट साइड लिखना है रिएक्शन, राइट साइड लिखना है Q इज इक्वल टू IT, नीचे रखना है देयरफॉर इतना हुआ तो इतना, बराबर। Decomposition of N2O5 and CCl4 is by monitoring the concentration. The reaction takes place at average rate of reaction. Average rate of reaction delta R by delta T. अब ध्यान रखना, यहाँ पे आप एवरेज रेट जब ढूंढने जाएंगे तो हाफ कितना होना चाहिए, एवरेज रेट 1/2 N2O5 by dt। ये हाफ वाली गलती 50% लोगों से होती है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए, 1/2 डेल्टा N2O5 by dt, right? चलिए, for the reaction R gives me the concentration of reactant changes from this to this, calculate average rate, ठीक है। How long it will take to reduce 3 ग्राम, तो आपको रेट कांस्टेंट दे दिया है और वो सेकंड इनवर्स में है, इसका मतलब ये क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर, उसका इक्वेशन अप्लाई करना है। रेट कांस्टेंट 500 700 Arrhenius, log K2 upon K1 is equal to E upon 2.303 R into 1 upon T1 minus 1 upon T2. Then we have activation energy, इसका
कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टिंग व्हाइल द एनर्जी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। आपको K डिवाइड बाय A ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सिंपल है, टेबल पे से डायरेक्टली आंसर आ सकता है। देखो इसको 6 इंटू 10⁻³ है, 7 इंटू 10⁻² है, 2.88, 2.40 डबल किया, ये देखो यहाँ पे इसको कंपेयर किया, B सेम है, A को 4 गुना किया, B क्या 4 गुना हो रहा है, यस, मतलब A⁻1। यहाँ पे सेम है, डबल किया, क्या डबल हो रहा है, नहीं 4 गुना हो रहा है, वेरी गुड, B⁻2, A⁻1, B⁻2, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट वन, हाफ लाइफ दे दिया, कार्बन 14 क्वेश्चन आता ही है, 1 माइक्रोग्राम वाला बच्चे वाला याद है आपको, वो भी आता ही है। ये देखो दोनों क्वेश्चन मैंने लिस्ट डाउन कर दिए, मेरे फेवरेट क्वेश्चंस में से हैं, इसमें से तो पूछते ही है। नेक्स्ट, क्वाड्रपल होगा जब 293 to 313 केल्विन टेम्परेचर, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अज्यूमिंग दैट इट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, आपको गिनना है, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द न्यूमेरिकल्स एज वेल। अगर आपको इसमें से जो भी क्वेश्चन दिए हैं उसमें से एक भी नहीं आता, पहले उसी के ऊपर मेहनत करो, तुम्हारे सारे चैप्टर्स हो जाएंगे। तो थैंक यू लिखना कमेंट बॉक्स के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें लाइक का टारगेट मैंने दिया है, लाइक जो अगर आप कर देंगे तो मेरे हिसाब से हम पार्ट 2 जल्दी लेके आ जाएंगे। ओके, बाय बाय।